कक्षा 8वीं हिंदी में आज हमारा प्रकरण है व्याकरण और जिसके अंतर्गत हम संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं संधि के विषय में। सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, संधि शब्द का अर्थ है मेल, अर्थात दोस्ती, मित्रता, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष क्या बना? संतोष। देव धन इंद्र देवेंद्र। भानु और उदय भानुदय। अब ये आपने देखे कि किस प्रकार से शब्द वर्णों को जोड़ने से परिवर्तन उत्पन्न हुआ। आइए हम जानते हैं संधि के भेद के विषय में कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। यहाँ पर संधि तीनों संधियाँ पुनः लिखी हुई हैं, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। ये तीनों संधि के भेद हैं। परंतु हमें जिस संधि का विस्तृत अध्ययन करना है वह है स्वर संधि। व्यंजन एवं विसर्ग के विषय में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान देना है, विस्तृत अध्ययन करना है, वह स्वर संधि है। यह बहुत उपयोगी है और इससे हमारी भाषा में नए शब्द आ सकते हैं या नए शब्द आते हैं। साथ ही व्यंजन और विसर्ग संधि के जो शब्द हैं वे शब्द हम प्रयोग करने के कारण सीख जाते हैं। यानी हम जब भाषा को पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, तब वह हमारे शब्दकोश में शामिल हो जाते हैं। अतः इनका ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? व्यवहार में इन्हें प्रयोग करके ही इनका ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। परंतु यदि हम नियमों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे। अतः इनका ज्ञान हम कैसे अर्जित करेंगे? सामान्य व्यवहार में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का हम प्रयोग कई बार करते हैं और बिना किसी नियम के ही हम यानी बिना नियम को पढ़े ही हम भाषा के प्रयोग के कारण इन शब्दों का प्रयोग सीख जाते हैं। तो इनका प्रयोग हम कैसे सीखेंगे? व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर। स्वर संधि का भी प्रयोग हम इस प्रकार से या हम इनका भी ज्ञान इस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं, परंतु इनका विस्तृत अध्ययन करके हम अपने स्वर ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं संधि के भेद का अध्ययन करने। सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के बाद स्वर आया, एक स्वर आया, फिर पुनः दूसरा स्वर आ गया, तो उससे जो परिवर्तन आया यानी कहीं ना कहीं स्वर में उच्चारण में परिवर्तन आएगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को थोड़ा और हम अध्ययन करते हैं कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, हिंदी में जो कुल वर्णों की संख्या है वह 52 है, 52 है और उसमें से 11 स्वर होते हैं।
बाकी के सभी व्यंजन हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तब उनसे जो तीसरा स्वर बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर के मिलने पर जिस स्वर का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं सुर और अरी, सुरारी। अ और अ, रा में भी आ है। अब एक बात और हम ध्यान रखें कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारण नहीं, यानी किसी भी व्यंजन का बिना स्वर की सहायता के उच्चारण संभव नहीं है। जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ स्वर अवश्य होगा। जैसे क के साथ अ छुपा हुआ है, क तो आ छुपा हुआ है। आपने यह ध्वनि सुनी और आपको समझ में आया होगा। म तो माँ के साथ भी अ छुपा हुआ है, परंतु यदि हम स्वर का उच्चारण करें जैसे ई, तो ई के साथ केवल ई ध्वनि आ रही है, इसके साथ कोई और ध्वनि नहीं आ रही, ना ही स्वर की और ना ही व्यंजन की। तो स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की भी सहायता नहीं लेना पड़ती, जबकि व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि हर एक व्यंजन के साथ स्वर छुपा हुआ है। र के साथ अ छुपा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे सुरारी के बाजू में लिखा हुआ है, पास में लिखा हुआ अ धन अ बराबर आ। हस्व, दोनों हस्व आ मिले तो बनाया दीर्घ आ। विद्या और आलय दोनों ही दीर्घ आ हैं, तो उन्होंने भी बनाया क्या? दीर्घ आ। मुनि और इंद्र, मुनीन्द्र। श्री और ईश, श्रीश। गुरु और उपदेश, गुरुपदेश। तो ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब आती है बात व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने पर जो परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन को व्यंजन के साथ मिलाएं या व्यंजन को स्वर के साथ मिलाएं, तो जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं जगत, धन, नाथ। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जगत जो लिखा हुआ है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि विद्या और आलय या सुर और आरी, सुरारी, तो वहाँ पर रा के साथ हलंत नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि त के साथ आ नहीं जुड़ा हुआ है, ये त आधा है। जगत और नाथ, जगन्नाथ। ता, धन, ना ने क्या बना दिया? यहाँ पर ता है, उधर पे ना है, उनने मिला के क्या बनाया? न, आधा ना और एक और ना, तो एक ना, दोनों ही ना को, एक ना को आधा बनाया और एक ना को पूरा बनाया, तो जगन्नाथ। सत, धन, जन, सज्जन। एक जा आधा और एक जा पूरा। उत, धन, हार, उद्धार। ठीक है, दोनों ही वर्ण आधे। सद्धर्म, सत और धर्म, सद्धर्म। आधन, छादन, आच्छादन। तो इस प्रकार से ये शब्द यहाँ पर बने हुए हैं। इनके उदाहरण जो दिए गए हैं, इनके बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, आगे की कक्षाओं में हम इनके नियमों को पढ़ सकते हैं, परंतु आज की कक्षा में हम जिसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं वह है स्वर संधि। परंतु व्यंजन संधि यानी संधियों के विषय में यदि नहीं बताया जाए तो कक्षा अधूरी लगती है। अतः आपको व्यंजन संधि के विषय में सामान्य जानकारी दी गई है।
यानी इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग भाषा में सीधे ही करते हैं। जगन्नाथ, सज्जन, उद्धार, सद्धर्म, आच्छादन, इन्हें हमें जानने के इन शब्दों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि संधि की कौन सी संधि है, क्या नियम है, इसको जाने बिना भी हम इनका प्रयोग अपनी भाषा में बड़ी आसानी से करते हैं, बड़ी सुविधाजनक तरीके से करते हैं और हम इन शब्दों को व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने में सक्षम हैं। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं। मनः, धन, अनुकूल, मनोनुकूल। निधन अक्षर, निरक्षर। निधन पाप, निष्पाप। निधन रोग, निरोग। बहुत सारे शब्द हैं। निधन सर्ग, निसर्ग। निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति। बहुत सारे उदाहरण हैं हम जिनका प्रयोग बड़े कहना चाहिए स्वाभाविक रूप से अपनी भाषा में करते हैं। अब स्वर संधि के भेद एवं उसके उदाहरण, इसका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। स्वर संधि के भेदों का, स्वर संधि क्या है हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया है। अभी हम इसके भेदों का और उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा आयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। ये सभी नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए और इनके जो नियम हैं, प्रत्येक संधि के जो नियम हैं वह भी आपको याद होना चाहिए। और नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उदाहरण को समझ लेंगे तो हमें नियम याद हो जाएंगे, अपने आप नियम समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के विषय में कि दीर्घ स्वर संधि क्या है और इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसका हम विच्छेद किस प्रकार करेंगे और कैसे हम पहचान पाएंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि जो सवर्णी स्वर मतलब एक समान जाति के स्वर, जब 2 सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते। सवर्णी का मतलब एक ही जाति के, जैसे अ, ई, उ, ये जो स्वर हैं एक ही जाति के स्वर हैं। अ और अ जाति तो एक ही हुई। इसके अंतर्गत 3 स्वरों को लिया गया है ना। 3 को लिया गया है, अ, ई और उ। देखिए इसके अंतर्गत 3 स्वरों को लिया गया है, अ, ई और उ। और इन्हीं के साथ यदि उन्हीं की जाति का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ के साथ अ मिलेगा तो बनेगा अ, और अ के साथ अ मिलेगा तो भी वह बनाएगा अ। यानी ह्रस्व या दीर्घ किसी भी रूप में समान जाति का स्वर यदि मिलता है तो वह उसी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति करता है। बच्चों एक बात ध्यान दें कि इसमें केवल 3 ही वर्णों का प्रयोग किया गया है या 3 ही वर्णों को
इसमें लिया गया है, अ, ई और उ। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे आप। हिम और आलय हिमालय, विद्या अर्थी विद्यार्थी वाले उदाहरण है ये। शरण और अर्थी शरणार्थी, पुस्तक और आलय पुस्तकालय, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ई वाला उदाहरण है शची और इंद्र शचींद्र। यहाँ पर भी ई है एक तरफ और दूसरे ओर भी ई है। तो दीर्घ स्वर संधि के और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरण है विद्या और आलय, विद्या और अभ्यास, विद्या धन अभ्यास क्या हुआ विद्याभ्यास। अ धन अ बराबर क्या हुआ आ। तो जैसा तुमने ऊपर देखा कि दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण में दोनों स्वर मिलाकर के संधि करने पर वे दीर्घ स्वर बना रहे हैं और इस प्रकार से परिवर्तन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी किसी भी स्थिति में समान जाति के स्वर मिले, चाहे वह दीर्घ दीर्घ हो, चाहे वे ह्रस्व ह्रस्व हो, चाहे ह्रस्व दीर्घ हो, चाहे दीर्घ ह्रस्व हो, किसी भी प्रकार से मिलेंगे वह क्या बनाएंगे उसी जाति का दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो जब संधि हुई तो मुख्य शब्द में संधि होने के बाद परिवर्तन की वजह से हमें यह देखने मिला। और देखेंगे हम कहाँ पर विद्या और अभ्यास का जो उदाहरण है, यहाँ पे क्या हुआ दीर्घ स्वर है, यहाँ ह्रस्व स्वर है और दोनों ने मिलके क्या बनाया दीर्घ स्वर बनाए। परम और अर्थ में क्या है परमार्थ, अ और अ दोनों ने मिलकर बनाया दीर्घ स्वर। तो हमें यह देखना है कि वे अपनी जाति के स्वर के साथ मिलते हैं और दीर्घ स्वर को बनाते हैं। अब अगला जो है उदाहरण वह है ई वाला। जो ई वाला जो उदाहरण है ई और ई यानी किसी भी प्रकार से ई जो है अपनी ही जाति के ह्रस्व या दीर्घ ई से मिलती है तो वह ई का जो है कहना चाहिए निर्माण करती है या परिवर्तन स्वरूप ई ध्वनि प्राप्त होती है। जैसे शची और इंद्र शचींद्र, कवि धन ईश कवीश, गिरि और ईश गिरीश, मही धन ईप महीप। इस प्रकार से और भी बहुत सारे जैसे कवि और ईश कवीश, बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं और इस नियम के अंतर्गत आते हैं। कौन सा नियम है ई वाला नियम। तो इसके कितने नियम है ई का नियम है, एक आ का नियम है, फिर ई का नियम है और अगला है ऊ का नियम। तो इस प्रकार से इसके 3 नियम हैं अ ई उ। और इनमें जिस प्रकार से वह मिलते हैं यानी ह्रस्व और दीर्घ हों या दीर्घ या ह्रस्व हों, कैसे भी हों कैसे भी मिले परंतु वह बनाएंगे क्या दीर्घ स्वर ही बनाएंगे और उनके दीर्घ स्वर बनाने के कारण ही इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ देखेंगे हम तीसरा नियम वधु धन उत्सव वधूत्सव। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हो कि उ और उ दोनों ही स्वर के संधि के समय मिले है ना। संधि जब हुई तब ये स्वर मिले और जब इनकी संधि हुई तो बनने वाले शब्द में इन स्वरों की वजह से क्या हुआ परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ दोनों तरफ ह्रस्व स्वर है और इन्होंने कौन सा बनाया स्वर दीर्घ स्वर बना दिया। योजन धन अवधि योजनावधि, यहाँ पर क्या हुआ दोनों तरफ ह्रस्व स्वर हैं और इन्होंने क्या बना दिया दीर्घ स्वर बना दिया। तो इस प्रकार से यह जो संधि है
दीर्घ स्वर बनाने के कारण इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि पड़ गया। और इसका उदाहरण, यह उदाहरण जो है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। हमें यह भी बात समझ में आ गई। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण हैं। स्व धन आधीन, स्वाधीन। आप यहाँ जो स्वर लिखे हुए हैं कोष्टक में, उन्हें भी साथ साथ देखें कि किस प्रकार से स्वर का, दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। सर्वधन अधिक, सर्वाधिक। अंड धन आकार, अंडाकार। अल्प धन आयु, अल्पायु। आत्मा धन अवलंबन, आत्मावलंबन। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि के और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कपि और ईश, कपीस। मही धन ईप, महीप। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। मही धन ईश्वर, महीश्वर। गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अरुण धन आंचल, अरुणांचल। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें आप जो है समझ सकते हो और जिन्हें आप लिख सकते हो और जिनका प्रयोग करके आप अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हो। इस प्रकार के उदाहरण जितने आपसे बने, आप उन्हें बना सकते हो। अब आपके लिए लेखन के लिए जो कार्य है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि में जो स्वर संधि के जो भेद हैं वह कितने हैं? 5 भेद हैं स्वर संधि के। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। परंतु आज हमने केवल दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किया। बच्चों, क्योंकि आज हमने स्वर संधि क्या है वह भी पढ़ा, संधि के उदाहरण पढ़े, संधि के सभी प्रकार पढ़े और फिर स्वर संधि को ठीक से अच्छे से पढ़कर हमने स्वर संधि के पहले भेद, दीर्घ स्वर संधि के तीनों नियम पढ़े, समझे। अब यदि मैं आपको सभी नियम और सभी प्रकार आज ही बता दूंगी, तब आपको वह अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। अतः जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप लिख कर देखें, समझें, और इसीलिए इसी उद्देश्य से आपको लेखन कार्य दिया जा रहा है। लेखन कार्य में पहला है संधि को परिभाषित कीजिए। यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? संधि क्या है, संधि की परिभाषा। तो संधि को आप यदि परिभाषित करेंगे तब आपका ये जो चैप्टर है वह रिवाइज हो जाएगा, पुनः आप उसको समझ पाएंगे और प्रश्न का जब यदि आप उत्तर दे देंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि यह आपको कितना समझ में आया है। और यदि आपको कमी लगती है तो आप पुनः वीडियो देख सकते हो। संधि के कितने भेद होते हैं उन भेदों को आपको लिखना है और उनकी शॉर्ट में छोटी छोटी सी परिभाषा भी आप लिख सकते हो, कुछ कुछ शब्दों की, जिससे आपको याद रहे। तीसरा है स्वर संधि किसे कहते हैं, लिखिए। स्वर संधि किसको कहेंगे, स्वर संधि की क्या। चौथा प्रश्न है स्वर संधि के 10 उदाहरण लिखिए। अब हमने आपको जब पढ़ाया तब आपको बहुत सारे उदाहरण बताए। अब आप कोशिश कीजिए कि आप जब उदाहरण लिखें तो उनमें से ना लिखें। यदि आप कुछ नए उदाहरण लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अर्थात यह समझ में आएगा कि आपको यह कितना समझ में आया है। यदि आप नए उदाहरण बना पाएंगे तब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि मुझे यह समझ में आ गया है। चूँकि इसके उदाहरण बनाते समय आपको नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा बार बार, तब आपके नियम भी बार बार रिवाइज हो जाएंगे और जिसके कारण
आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि के नियमों को उदाहरण सहित लिखना है। दीर्घ स्वर संधि के जो नियम है, इसके 3 नियम हैं और इनके नियम लिख करके उनके उदाहरण आपको लिखना है। इनके तीनों नियम, अ के जो नियम है वह, अ, ई और उ के जो तीनों के नियम लिखना है और तीनों के आपको उदाहरण लिखना है। तो इस प्रकार से यदि आप कार्य करेंगे तब आपका संधि जैसा यह मुश्किल प्रकरण भी बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप यह कार्य अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों, एक और विशेष बात कि आप यह सभी कार्य एक ही कॉपी में करें। ऐसा नहीं कि व्याकरण के लिए अलग कॉपी हो और पाठों के लिए अलग कॉपी। तो एक ही कॉपी में सभी कार्य करना है, अलग अलग कॉपी आपको नहीं बनाना है, जिससे आप जब पढ़ें तब आपको एक जगह सब कुछ प्राप्त हो जाए। हर वीडियो के बाद आपको जो लेखन कार्य दिया जाता है वह आपको अवश्य करना है, क्योंकि उसी से आप सीख पाएंगे। और यदि कहीं परेशानी आती है तब आप पुनः वीडियो देखिए और समझिए और फिर अपने कार्य को कीजिए। आशा है आप अपना कार्य अच्छे से करेंगे। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और इसी शुभेच्छा के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ।